डीमन स्लेयर का इन्फिनिटी कासल आर्क सबसे भावुक और रोमांचक मूवी में से एक है। इस कहानी में कई कैरेक्टर की कहानियां अपने चरम पर पहुंचती हैं। इस भाग में टंजीरो कामादो और उसकी टीम 12 की तनाव इतना बढ़ जाता है कि हर वो किरदार जिसे फैंस प्यार करते हैं इस भयंकर संघर्ष में बच नहीं पाता। इन्फिनिटी कासल आर्क में हर मौत का गहरा महत्व है, जो मुख्य कहानी और कैरेक्टर को प्रभावित करती है। इन योद्धाओं की कुर्बानी उनके साहस को दिखाती है, जिन्होंने पृथ्वी से डीमन को मिटाने के मिशन में अपनी जान दी। इस वीडियो में हम उन सभी कैरेक्टर का जिक्र करेंगे जो इन्फिनिटी कास्टल की खतरनाक भूल भुलैया में मारे जाने वाला है। सभी डीमन स्लेयर फैंस को रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट और हमारे चैनल एनिमे फैंस को जरूर सब्सक्राइब करना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है शिनोबु कोचो। शिनोबु कोचो इन्फिनिटी कास्टल आर्क में सबसे पहले मरने वाले डीमन स्लेयर हैं। शिनोबु कोचो का फाइट होता है अपर मुंडो डोमा से। शिनोबु कोचो का शक्ति और हिम्मत के बावजूद डोमा की ताकत उनसे ज्यादा होती है। शिनोबु समझ जाती हैं कि वह सिर्फ ताकत के सहारे उसे नहीं हरा सकती, इसलिए वह अपने शरीर को जहर का पात्र बनाती हैं। इस लड़ाई से पहले उन्होंने लंबे समय तक विस्टेरिया का जहर अपने शरीर में जमा किया होता है। लड़ाई के दौरान डोमा शिनोबु को गंभीर चोट देता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है, लेकिन उनकी मौत व्यर्थ नहीं होती। उनके शरीर में भरा हुआ जहर डोमा को कमजोर कर देता है, जिससे उनके साथी लड़ाई जारी रख पाते हैं। शिनोबु की मौत उनकी डीमन स्लेयर कॉर्प्स के प्रति निष्ठा और इंसानों की रक्षा के लिए हर बलिदान देने की भावना को दिखाती है। नंबर 2 पर है काइगाकू। काइगाकू की कहानी का अंत उसके पुराने साथी जेनित्सु अगात्सुमा के साथ एक जबरदस्त लड़ाई से होता है। थंडर ब्रीदिंग तकनीकों के शक्तिशाली टकराव में काइगाकू और जेनित्सु अपनी आखिरी फाइट के लिए आमने सामने आते हैं। हालांकि काइगाकू के पास जबरदस्त ताकत होती है और वह जेनित्सु की क्षमताओं को कम आंकता है, जेनित्सु अपनी दृढ़ता और युद्ध कौशल से यह लड़ाई अपने पक्ष में कर देता है। जेनित्सु अपनी तकनीकों में महारत और अपने दोस्तों व अन्य डेमन स्लेयर की रक्षा करने के संकल्प के कारण काइगाकू पर अंतिम और घातक प्रहार थंडर ब्रीदिंग 7वें फॉर्म का यूज करके काइगाकू का गला काट देता है। यह लड़ाई रिडेम्पशन और रैमिफिकेशंस पर जोर देती है। काइगाकू की दुख भरी यात्रा को एक भावुक अंत के साथ खत्म करती है। नंबर 3 पर है हमारा अकाजा। अकाजा डेमन स्लेयर के सबसे खतरनाक डेमन में से एक है। वह 12 किजुकी के ऊपरी रैंक का सदस्य है और उसकी ताकत और लड़ाई के हुनर बेजोड़ हैं। लेकिन उसकी ताकत के पीछे एक दर्दनाक कहानी छुपी है। अकाजा पहले एक इंसान था जो न्यायप्रिय और ताकतवर था, लेकिन हालात ने उसे डेमन बनने पर मजबूर कर दिया। उसकी यह कहानी उसे बाकी डेमन्स से अलग बनाती है। इन्फिनिटी कैसल आर्क में अकाजा की भूमिका बहुत अहम है। वह डेमन स्लेयर कॉर्प्स के सबसे ताकतवर योद्धाओं के साथ लड़ाई करता है। उसकी फुर्तीली मार्शल आर्ट्स की स्किल और खतरनाक हीलिंग पावर उसे एक घातक प्रतिद्वंद्वी बनाती है, लेकिन हर ताकतवर डीमन का अंत होता है। अकाजा भी डीमन स्लेयर कॉर्प्स के योद्धाओं के हाथों हार जाता है। इस लड़ाई में आपको दमदार एक्शन देखने को मिलेगा। डीमन स्लेयर योद्धा अपनी पूरी ताकत लगाकर अकाजा का सामना करते हैं। अकाजा की शक्तियां और उसकी तकनीकें दिखाती हैं कि वह कितना खतरनाक है, लेकिन आखिरकार डीमन स्लेयर योद्धाओं की मेहनत और जज्बे के आगे अकाजा हार मान लेता है। अकाजा की हार सिर्फ एक लड़ाई का अंत नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि डेमन स्लेयर कॉर्प्स का मिशन डीमन का अंत बिना रुके चलता रहता है। अकाजा की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर ताकतवर दुश्मन के पीछे एक कहानी होती है और हर संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। अकाजा का अंत हमें यह याद दिलाता है कि ताकत के साथ साथ हौसला और मेहनत कितनी जरूरी है। नंबर 4 डोमा। डोमा जो 12 किजुकी का अपर रैंक 2 है, अपनी ताकत और खतरनाक बर्फीली हमलों के लिए जाना जाता है। उसकी कहानी ताकत, क्रूरता और अंत में बहादुरी के साथ हार की कहानी है। डोमा की ब्लड डीमन आर्ट उसे बर्फ के खतरनाक हमले करने की शक्ति देती है। उसकी ताकत और खुद को तुरंत ठीक कर लेने की क्षमता उसे एक अजेय दुश्मन बनाती है। हालांकि वह बाहर से शांत दिखता है, अंदर से वह निर्दयी और दर्द से मजा लेने वाला डीमन है। उसे किसी पर दया नहीं आती
डोमा से लड़ाई आसान नहीं थी। कनाओ त्सुयुरी और इनोसुके हाशिबिरा ने अपने दम पर कई बार उसे काबू में करने की कोशिश की, लेकिन डोमा की ताकत के सामने यह काफी मुश्किल था। कनाओ के फूल की सांस लेने की तकनीक और इनोसुके के जानवर की सांस लेने के अनोखे तरीके के बावजूद डोमा को हराना लगभग असंभव लग रहा था। डोमा को हराने का पल तब आया जब कनाओ और इनोसुके ने अपने उन दोस्तों की यादों से ताकत जुटाई जो डोमा के हाथों मारे गए थे। उन्होंने अपने इमोशंस को अपनी ताकत में बदल दिया और डोमा के डिफेंस को तोड़ते हुए उसे हराया। यह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि भावना और दृढ़ निश्चय की भी थी। नंबर 5 पर है मुइचिरो टोकितो। मिस्ट हाशिरा के नाम से मशहूर, अपनी शांत और अद्भुत युद्ध कला के लिए जाना जाता है। उसकी उम्र सिर्फ 14 साल है, लेकिन उसका साहस और कौशल किसी भी अनुभवी योद्धा से कम नहीं है। मुइचिरो की यह लड़ाई ऊपरी रैंक 5 ग्योको से है, जो एक खतरनाक और शक्तिशाली डीमन है। यह लड़ाई उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। ग्योको के हमलों के बावजूद मुइचिरो अपनी तकनीक और दृढ़ता से लड़ता है, लेकिन लड़ाई के दौरान उसे गहरी चोटें लगती हैं। अपनी चोटों के बावजूद मुइचिरो लड़ाई जारी रखता है। वह अपने दोस्तों की सुरक्षा और हाशिरा के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। मुइचिरो का बलिदान हमें यह सिखाता है कि कर्तव्य और साहस का क्या मतलब होता है। मुइचिरो की मौत पूरे डेमन स्लेयर कॉर्प्स पर गहरा असर डालती है। यह सभी को याद दिलाती है कि डेमन से लड़ाई में हर योद्धा का योगदान कितना महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक होता है। मुइचिरो टोकितो की कहानी सिर्फ एक लड़ाई की नहीं, बल्कि बलिदान, साहस और आत्मविश्वास की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि उम्र या परिस्थितियों से बड़ा होता है आपका दृढ़ निश्चय। नंबर 6, जेनिया शिनाजुगावा। जेनिया शिनाजुगावा एक ऐसा योद्धा जो खास क्षमताओं के लिए जाना जाता है। वह डीमन का मांस खाने से उनकी ताकतें हासिल कर लेता था, लेकिन उसकी असली ताकत थी उसका दृढ़ निश्चय और अपने दोस्तों और भाई को बचाने की इच्छा। जेनिया अपने भाई सनेमी और हैशिरा ग्योमी हिमेजिमा के साथ कोकुशिबो से लड़ाई करता है। कोकुशिबो, जो अपर मून 1 है, अपनी अद्भुत ताकत और अनुभव के साथ लड़ाई को बेहद कठिन बना देता है। जेनिया अपनी शक्तियों और रीजनरेटिव क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करता है। वह कोकुशिबो को चोट पहुंचाने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक देता है। यह दिखाता है कि जेनिया अपने दोस्तों और भाई की रक्षा के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार था। हालांकि जेनिया कोकुशिबो को चोट पहुंचाने में कामयाब होता है, लेकिन वह खुद घातक चोटों से उबर नहीं पाता। अपनी आखिरी सांसों में जेनिया अपने भाई सनेमी और दोस्तों की रक्षा करने की इच्छा जताता है। यह पल न केवल दुखद है, बल्कि जेनिया की निस्वार्थता और साहस को भी दर्शाता है। यह कहानी सिर्फ एक लड़ाई की नहीं, बल्कि बलिदान और भाईचारे की है। जेनिया का बलिदान हमें सिखाता है कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान कर सके। नंबर 7, कोकुशिबो। डेमन स्लेयर की इन्फिनिटी कैसल आर्क में कोकुशिबो, जो अपर मून ओन है, अपने खतरनाक रूप और ताकत से सभी को हैरान कर देता है। कोकुशिबो योरिची त्सुगिकुनी का जुड़वा भाई था। योरिची वह था जिसने सन ब्रीदिंग तकनीक बनाई थी। कोकुशिबो हमेशा अपने भाई की प्राकृतिक प्रतिभा से जलता था और यही ईर्ष्या उसे डेमन बनने की ओर ले गई। कोकुशिबो की ब्लड डेमन आर्ट उसे ऐसा ताकतवर तलवारबाज बनाती है कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी तलवार उसकी खुद की मांसपेशियों से बनती है और वह बहुत तेजी से खुद को रीजनरेट कर सकता है। इन्फिनिटी कैसल में कोकुशिबो का सामना सबसे ताकतवर हाशिरा से होता है। ये लड़ाई हमें उसकी पूरी ताकत और कौशल दिखाती है। सिर्फ उसकी मौजूदगी ही पूरे युद्ध का रुख बदल देती है। कोकुशिबो की ईर्ष्या और उसके फैसले ने उसे एक डीमन बना दिया, लेकिन उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जलन इंसान को किस हद तक गिरा सकती है। वह ताकतवर तो बना, लेकिन अपने भाई जैसी शांति और संतुष्टि कभी हासिल नहीं कर पाया। कोकुशिबो का दुख इस बात में छिपा है कि उसने अपनी ईर्ष्या के चलते खुद को खो दिया। वह ताकत के पीछे भागा, लेकिन सच्चा सुख और संतोष कभी नहीं पाया। नंबर 8 पर है तमायो। तमायो एक ऐसी डीमन जो इंसानियत में विश्वास करती थी और हमेशा एक इलाज ढूंढने में लगी रहती थी जिससे डीमन फिर से इंसान बन सके। लेकिन जब मुजान किबुत्सुजी का आतंक बढ़ने लगा तो तमायो ने एक बड़ा फैसला लिया। अपने गहरे ज्ञान और अनुभव के साथ तमायो ने एक शक्तिशाली दवा बनाई
जो मुजान की ताकत को कमजोर कर सकती थी। यह उसकी आखिरी कोशिश थी जिससे वह मुजान को हराना चाहती थी। मुजान को यह पता चल गया कि तमायो ने उसे धोखा दिया है। गुस्से से भरकर मुजान ने तमायो पर हमला किया। तमायो ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन मुजान की शक्ति बहुत ज्यादा थी। तमायो ने मुजान को कमजोर जरूर किया, लेकिन वह उसे हरा नहीं सकी। अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए तमायो ने एक मिसाल कायम की। तमायो ने अपनी जान देकर यह साबित कर दिया कि सच्ची ताकत शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मा और इरादों में होती है। उनका बलिदान मुजान के खिलाफ जीत की शुरुआत बना। तमायो की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी बदलाव के लिए सबसे बड़ा बलिदान देना पड़ता है। उनकी मौत बेकार नहीं गई, बल्कि यह मुजान की हार की ओर पहला कदम बनी। नंबर 9, नाकिमे नकिमे, जो बिवा बजाकर इन्फिनिटी कैसल के रास्तों को बदलती है। मुजान किबुत्सुजी की सबसे वफादार सेवक थी। उसका काम कैसल को भूल भुलैया में बदलकर डेमन स्लेयर को रोकना था। नकिमी की शक्ति कैसल को उसके दुश्मनों के लिए खतरनाक मैदान में बदल देती थी। यह ऐसा भूल भुलैया बन जाता था जहां दुश्मन आसानी से भटक जाते थे। युशिरो, जो मुख्य किरदारों का साथी और एक अनोखा डिमाई था, नकिमी की ताकत को कमजोर करने की कुंजी बनता है। युशिरो नकिमी की दृष्टि को कंट्रोल कर लेता है और उसकी शक्तियों को रोक देती है। जैसे ही नकिमी की शक्ति कमजोर होती है, वह कैसल की संरचना को बनाए रखने में असफल हो जाती है। यही वह पल होता है जब डेमन स्लेयर को मौका मिलता है। डेमन स्लेयर कॉर्प्स एक समन्वित हमला करते हैं। नकिमी अपनी ताकत खो देती है और अंत में उसकी गर्दन काट दी जाती है। नकिमी के मरने के साथ इन्फिनिटी कैसल का नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो जाता है। नकिमी की हार मुजान के समूह को कमजोर कर देती है। नंबर 10, ग्योमेई हिमेजिमा ग्योमेई, जो स्टोन ब्रीदिंग की तकनीक में माहिर थे, हमेशा से सबसे ताकतवर हाशिराओं में से एक माने जाते थे। उनकी लड़ाई का आखिरी अध्याय इन्फिनिटी कैसल आर्क में शुरू होता है, जहां मुजान किबुत्सुजी डीमन किंग से सामना होता है। ग्योमी, तेंजिरो और बाकी हाशिरा मुजान के खिलाफ अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं। हालांकि ग्योमी बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन मुजान के खिलाफ लड़ाई आसान नहीं थी। ग्योमी ने इस लड़ाई में अपनी पूरी ताकत और ब्रेथ ऑफ स्टोन तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन मुजान के असीमित ताकत के आगे ग्योमी को गंभीर चोटें आईं। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक इंसानियत की रक्षा करने का प्रयास किया। उनका संकल्प और उनकी हिम्मत इस लड़ाई का असली नायक थी। जब ग्योमाई अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, उन्होंने अपने जीवन के हर अनुभव को याद किया। उन्होंने उन संघर्षों और लड़ाइयों के बारे में सोचा जो उन्होंने इंसानों के लिए लड़ी थीं। उन्हें इस बात का सुकून था कि उन्होंने अपनी जिंदगी बुराई के खिलाफ लड़ने और शांति लाने में लगाई। जायोमी की मौत ने हमें यह सिखाया कि डेमन स्लेयर बनने का असली मतलब सिर्फ ताकत होना नहीं है, बल्कि बलिदान और इंसानियत के लिए लड़ने का जज्बा होना है। नंबर 11, मित्सुरी कनरोजी, जिन्हें लव हाशिरा के नाम से जाना जाता है। उनकी कहानी साहस, प्रेम और बलिदान का एक अद्भुत उदाहरण है। मित्सुरी अपनी जबरदस्त ताकत और सहन शक्ति के लिए जानी जाती है। वह अपनी टीम के साथ मिलकर मुजान किबुत्सुजी का सामना करती है। उनका सबसे बड़ा हथियार है उनका प्रेम और दूसरों के लिए उनकी चिंता। यही बात उन्हें इतना खास बनाती है। इन्फिनिटी कैसल आर्क में मित्सुरी अपनी पूरी ताकत झोंक देती है, लेकिन मुजान की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि वह लगातार मित्सुरी को चोट पहुंचाता है। इसके बावजूद वह हार नहीं मानती और अपने साथियों की रक्षा के लिए डटी रहती है। जब मुजान का प्रहार बहुत ज्यादा हो जाता है, मित्सुरी अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी अंतिम ताकत से अपने साथियों को बचाने की कोशिश करती है। इस दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है और उनकी चोटें इतनी गंभीर होती हैं कि उनकी मृत्यु हो जाती है। मित्सुरी की मौत बेहद भावुक पल है। उनकी कुर्बानी न सिर्फ उनकी ताकत को दिखाती है, बल्कि यह भी कि वह अपने दोस्तों और लोगों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यह पल हर किसी को रुला देता है और उनके संघर्ष को हमेशा याद रखा जाएगा। शिनोबु कोचो, काइगाकू, अकाजा और डोमा जैसे पात्र अपनी बहादुरी दिखाते हुए अपनी जान गंवा देते हैं। मुइचिरो टोकिटो, गेनिया शिनाजुगावा और कोकुशिबो जैसे ताकतवर योद्धाओं की मौत यह दिखाती है कि उनका मिशन कितना कठिन और कीमत से भरा हुआ है। तमायो की मौत के साथ साथ नकिमे, ग्योमे, हिमीजिमा,
मित्सुरी कनरोजी और ओबनाई इगुरो का बलिदान हमें यह सिखाता है कि एक अच्छे उद्देश्य के लिए लोग कितनी बड़ी कुर्बानियां देते हैं। हर एक की मौत कहानी में गहरी छाप छोड़ती है और यह दर्शाती है कि डीमन शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी है। साथ ही यह भी दिखाता है कि इन योद्धाओं का संकल्प मानवता को बचाने के लिए कितना मजबूत है।